सुस्वागतम। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने पॉलिटिक्स की पाठशाला ये कार्यक्रम का सीरियली शुरू की है। इस कार्यक्रम की पहला एपिसोड आज हम कर रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों का, मतदाताओं का स्वागत करता हूँ। खुशी की बात है कि हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आज हमारे जो आज अतिथि है वो श्री संविधान जी लोखंडे, जो कि रामटेक मतदार संघ, रामटेक का जो लोकसभा के मतदार संघ में बड़ी राजा पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आज हमारे अतिथि हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका भी इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि आप मतदाताओं को अपना परिचय दें। जी धन्यवाद। जहाँ तक संविधान लोखंडे के परिचय की बात है तो मैं बताना चाहूँगा, और ज़्यादातर मेरे क्षेत्र के लोगों को पता है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सन 2000 से। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए ये अनुभव आया है कि देश के आज़ादी के बाद, इतने सालों बाद भी अभी भी हम शिक्षा से वंचित हैं। तो जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनके पास अभी भी शिक्षा, जो सही ढंग की शिक्षा है, वो शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हर बच्चे के पास योग्य शिक्षा जो है वो जानी चाहिए। और सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा। तो आज बेरोजगारी जो बोली जाती है, तो बेरोजगार हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास में वो काबिल शिक्षा नहीं है। तो काबिल शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा के साथ में आपने प्रशिक्षा लेनी जरूरी है, ताकि वो इस प्रकार का आपका एजुकेशन हो जिसकी डिमांड दुनिया में हो, और उस प्रकार से प्रशिक्षित करने का काम हम कर रहे हैं। साथ में हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जो असुरक्षितता का जो वातावरण है, उसमें हम अपना छोटा सा योगदान दे सके, इसलिए हमने 5 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की उम्र तक के जो हमारी बच्चियां हैं, उनको निःशुल्क उनका आत्मरक्षा का क्लास जो है वो कंटिन्यू हम अलग अलग एरिया में चलाते हैं। 1 रुपया उसका चार्ज नहीं लेते। साथ में हम ये चाहते हैं कि आज डिजिटल इंडिया के नाम से बोला जाता है, लेकिन उसके लिए करा कुछ नहीं जाता। तो डिजिटल इंडिया में हम कुछ हिस्सा बने, हमारे माध्यम से विद्यार्थी कुछ कर पाए। इसीलिए इथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस प्रकार के जो ऐसे कोर्स है जो कहीं मिलते नहीं है, तो हम अपने प्रयासों से लोगों तक ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इन कोर्सेज के माध्यम से अपने आप को डेवलप करो और आगे बढ़ो। लोखंडे जी, आपने बताया, उससे ऐसा लगता है कि आप शैक्षणिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कई स्कूलें आप चला रहे हैं। इतना होते हुए भी आप इस पॉलिटिक्स की तरफ आपने कैसे भाग लिया, और भाग भी ऐसा लिया कि ना जिला परिषद सदस्य बने, ना आमदार बने, और डायरेक्ट खास लड़की के लिए आपका मैदान में आए हैं। तो इसका कारण क्या है? जी, उसका कारण ऐसा है कि गली नुक्कड़ में किसी भी शासन प्रशासन के बारे में कुछ भी बोलना और लोगों को दोष देना, बजाय उसके अगर हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षक के नाते आप पॉलिटिक्स में आपका क्या काम है, अगर आपका ऐसा कहना है, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपको पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिशियन नहीं थे। उनके ज्ञान के बलबूते, उनकी विज्ञानता के बलबूते, उनकी काबिलियत के बलबूते, बिना उनके किसी प्रकार के एक्सपेक्टेशन के, उस समय में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी के गवर्नमेंट ने एक कलाम साहब को दुनिया के सामने रखा। उसके पहले नहीं पता था जनरल पब्लिक को कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाम का कोई आदमी हमारे देश में रहता भी है।
तो कलाम साहब प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर थे शिक्षा के क्षेत्र से। आपको शायद पता होगा बराक ओबामा, हिस्ट्री है अमेरिका में, वहाँ काले और गोरे का इतिहास चलता है, काले और गोरे की पार्शलिटी चलती है। वो अमेरिका के अंदर में बराक ओबामा एक ब्लैक पर्सन, वो शिक्षा के क्षेत्र से ही आगे आए और एक नहीं बल्कि 2 कार्यकाल उन्होंने किए और जोरदार तरीके से किए। आपको शायद पता होगा प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, वो शिक्षा के क्षेत्र से ही एक शिक्षक के रूप में ही आगे गए। आपको शायद ये पता होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म तिथि के नाम से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो शिक्षक के रूप में ही आगे गए। आपको और सुनते हुए ये बात का हंसी आएगी या मजा आएगा, मुलायम सिंह कौन थे? मुलायम सिंह शिक्षा के क्षेत्र से आगे गए। मायावती कौन? शिक्षा के क्षेत्र से ही आगे गई। मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपनी आर्थिक सुविधा को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया, कौन थे? अर्थशास्त्रज्ञ थे, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ाते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। तो ऐसे कितने नाम बताओ। और एक बात और खास बताओ, जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे मायावती जी का हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का हो, चाहे ओबामा का हो, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हीरे हैं पॉलिटिक्स के, उनके नाम से पॉलिटिक्स के चार चांद लग गए। तो शिक्षक ऐसा जिसको नॉलेज है, क्या का नॉलेज है? देश का नॉलेज है, देश के मिट्टी का नॉलेज है, देश के संसाधनों का नॉलेज है, संसाधनों को उपयोग कैसा करेंगे वो शिक्षक को पता है। शिक्षक को ये सारी समस्या पता है और उन समस्याओं का निदान पता है। और इसीलिए मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ, अगर संविधान लोखंडे को एक शिक्षक के रूप में अगर जनता स्वीकार करती है, तो मैं दावा करता हूँ कि रामटेक लोकसभा में आज तक जो नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। अच्छी बात है लोखंडे जी, आपका विचारधारा, आपकी योजना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके सामने आपके जो कंपटीशन में दो नेशनल पार्टियों के धुरंधर आपके कंपटीशन में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा है, जो आपको भ्रम है कि नेशनल पार्टी के 2 धुरंधर है और जनता को भी ये पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है कि नेशनल पार्टी के 2 धुरंधर मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। कौन 2 नेशनल पार्टी? साहब 2 नेशनल पार्टी नहीं, 6 नेशनल पार्टी। एक नेशनल पार्टी में कांग्रेस है, उसके साथ में इतने बड़े गद्दार नेता शरद पवार जी, और उसके साथ में एक महाराष्ट्र के गद्दार नेता उद्धव साहब। उन्होंने एक जो कैंडिडेट दिया था बर्वे, रश्मि बर्वे नाम का, तो देखिए ये विडंबना है हमारे देश की कि आज भी हम वंचित क्यों है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, ये वंचित क्यों है? आज भी मराठाओं को, जो आज के तारीख में आप यकीन मानिए इस बात को कि देश को आजाद होके 75 साल हो गए, जहां पे अभी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन आज लोगों को आरक्षण मांगने के लिए रोड पे गिड़गिड़ाना पड़ता है। वजह क्या है? वजह यही है कि जो गवर्नमेंट आई उन गवर्नमेंट ने लोकहित में काम नहीं किया। जहां तक आपका सवाल है कि दिग्गज लोग जो है वो मैदान में खड़े हैं, तो मुझे आप समझाइए, 3 दिग्गज पार्टियां और उनका उम्मीदवार कौन? एक जिला परिषद सदस्य, और जिला परिषद सदस्य कौन? जिनका कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं है। मतलब आप SC के लिए जो मतदार संघ रिजर्व है, उसमें आप ऐसा कैंडिडेट लाके खड़ा करना चाहते हो जिससे दलितों के, वंचितों के, शेड्यूल कास्ट के जो उम्मीदवार है उनको उम्मीदवारी न देते हुए एक डमी कैंडिडेट जिसका सर्टिफिकेट नहीं है, आप उनको प्रपोज करते हो। इससे आपकी मानसिकता समझ में आ जाती है। तो बिल्कुल मैं नहीं मानता कि कोई दिग्गज मेरे सामने खड़ा है या कोई बड़ी पार्टी मेरे सामने खड़ी है। रही बात दूसरे उम्मीदवार की बात आप कर रहे हैं, पारवे जी का। कौन है पारवे? बीजेपी से भागा हुआ आदमी है, ये कांग्रेस से भागा हुआ बीजेपी में गया हुआ आदमी है, जो अब ट्रेडिशन चालू है। देखो साहब कैसा है, कांग्रेस बदमाश है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत करना है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी करना है? जो पिक्चर दिख रहा है कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स है बीजेपी माइंडेड, वो सारे के सारे
बीजेपी में चले जा रहे हैं। पारवे जी की बात करें तो वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस से उठ के कहा गए वो बीजेपी में गए। अब मुझे एक बात समझाइए, बीजेपी का जो इतिहास है, देश के आजादी के पहले से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जनसंघ है, उनका इतिहास इतना लंबा है और इतने लंबे इतिहास में देश की संविधान लागू होते हुए लोकशाही के अंदर में आज 75 साल गुजर चुके हैं और 75 साल के उस कार्यकाल के दरमियान बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जब आपको मैं पूछता हूँ कि अगर आप बीजेपी में 70 साल से काम कर रहे होते तो आप ये नहीं चाहते कि भाई अभी रामटेक लोकसभा के अंदर में आप अगर मान के चलो कि एससी कैंडिडेट है तो आपको टिकट मिलना चाहिए, ऐसा किसी बीजेपी कैंडिडेट को नहीं लगता होगा? फिर मुझे ये सवाल मेरे दिमाग में है कि उस बीजेपी कार्यकर्ता का क्या हाल होगा जो ये सोच के काम कर रहा है सालों से कि एक समय मुझे भी टिकट मिलेगा रामटेक लोकसभा का, जिसने अपना समय दिया, जिसने अपना पैसा दिया, जिसने अपना पसीना बहाया, जिसने अपने सपने संजोए। और ऐसे बीजेपी के किसी कार्यकर्ताओं को जिसने 20-20, 25-25, 30-30 साल काम किया, वो बुढ़े हो गए काम करते करते पार्टी में, लेकिन उनको टिकट न देते हुए रात भरे में जो कांग्रेस से भाग के आया हुआ जो पारवे है उसको टिकट दिया गया। तो पारवे या बरवे हमारे कंपटीशन में कहीं नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ दोनों के दोनों जो है वो अगर यहाँ खड़े हैं हमारे सामने, दोनों उम्मीदवार भारी मतों से बिल्कुल पराभूत हो रहे हैं, संविधान लोखंडे जीत के आ रहा है। ऐसा आपको आत्मविश्वास है? जी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन रामटेक मतदार संघ के लिए आपकी क्या योजना है, आपका जाहिरनामा क्या है, आपका प्रश्न चिन्ह क्या है, इस पर आप सविस्तर जी। हमने जाहिरनामा जो अभी आप देखिए 2019 में जो मोदी साहब ने जो जाहिरनामा दिया सबके सामने है। जाहिरनामा में ऐसे ऐसे सपने दिखाए हैं, किसी को 15 लाख मिलेंगे, इतने इतने कॉलेजेस होंगे, इतनी इतनी यूनिवर्सिटीज होंगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। उनमें से एक भी उनका एजेंडे का एक भी प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो पाया और इसीलिए हमने ऐसा कोई एजेंडा देने की कोशिश नहीं की जो हमसे होगा नहीं। आज ये जो एजेंडा है ये संविधान लोखंडे ने खुद तैयार किया है। पार्टी अपनी जगह है, पार्टी का एजेंडा है, लेकिन उम्मीदवार के रूप में जब मुझे काम करना है तो संविधान लोखंडे ने अपना एजेंडा दिया, 9 सूत्रीय कार्यक्रम दिया और 9 सूत्रीय कार्यक्रम में सबसे पहला सूत्र यह है शिक्षा का। शिक्षा अगर नहीं रहेंगी तो आप में वो काबिलियत नहीं बनती, शिक्षा नहीं रहेंगी तो आप प्रशिक्षित नहीं हो सकते, आप प्रशिक्षित नहीं होंगे तो आपको रोजगार नहीं मिल सकता और फिर से देश बेरोजगार है ऐसा बोला जाएगा। रामटेक लोकसभा के क्षेत्र के लिए जितने भी युवक है, जितनी भी युवतियां हैं, उनको सबसे पहला काम हमारा है शिक्षा देना, अलग अलग स्कूलों के माध्यम से शिक्षा देना और शिक्षा के बाद में उनको प्रशिक्षित करना, उसके बाद में उनको रोजगार देना। फिर शिक्षा में हम क्या करेंगे, स्कूलें हैं लेकिन रामटेक लोकसभा ये 6 विधानसभा क्षेत्र का उसमें समावेश है। तो 6 विधानसभा जो हमारी है जिसमें रामटेक है, कामठी है, उमरेड है, काटोल है ना। तो इन सारी लोकसभा के अंदर में आने वाली विधानसभा के अंदर में हम 6 स्कूलें चालू करने वाले हैं। तो पहली स्कूल जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से रहेंगी, शिव छत्रपति नेशनल हेरिटेज स्कूल। दूसरी स्कूल जो राजमाता जिजाऊ के नाम से रहेंगी, राजमाता जिजाऊ मुलींची शाळा आणि महाविद्यालय। तीसरी जो स्कूल होंगी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम माइनॉरिटी स्कूल के नाम से रहेंगी। चौथी जो स्कूल रहेंगी वो सम्राट अशोक सैनिक स्कूल के नाम से रहेंगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग स्कूलें, एक स्कूल रहेंगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से रहेंगी। और क्योंकि हम बड़ी राजा पार्टी का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम किसानों की बात करते हैं, क्योंकि हम खेत मजदूर की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का जो किसान है, यहाँ का किसान मजदूर है, वो भी ट्रेन रहे, वो भी प्रशिक्षित रहे और अच्छा अनाज, एक ऑर्गेनिक फूड देश और दुनिया के लोगों को मिले। और इसीलिए हम बड़ी राजा कृषि विद्यालय एंड अनुसंधान केंद्र, इस प्रकार का एक प्रोग्राम ऐसी 6 स्कूलें हम 6 मतदार संघ के अंदर में लॉन्च करने जा रहे हैं। लोखंडे जी, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बारे में आपने बताया, लेकिन आपका 9 सूत्री जो कार्यक्रम है उसके अंदर संक्षिप्त में दूसरे कोटे पॉइंट है
जो आप करने वाले हैं उस बारे में। शिक्षा के साथ में हमने बोला कि रोजगार रहेगा। तो रोजगार में क्या होता है साहब कि भाई डीटीपी कर लो, भाई एमएससीआईटी कर लो, भाई ट्रिपल सी कर लो, ऐसे इंस्टीट्यूशन गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में है। लेकिन डीटीपी आप करोगे, एमएससीआईटी आप करोगे, ट्रिपल सी आप करोगे तो आपको 3,000 4,000 से ज्यादा का पगार नहीं मिलेगा। आप नागपुर की बात ले लो, नागपुर में ग्रेजुएट इंसान जो है वो झाड़ू लगाता है और 10वीं फेल भी रहेगा, अगर उसने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा है, वो अच्छे से अगर कुछ चीजें करता है तो उसको 15,000 20,000 रुपये पगार है। तो मेन फोकस ऐसा है कि प्रशिक्षित करो। तो सीधा छोटा सा कंप्यूटर का कोर्स करने के बजाय आप डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ, आप इथिकल हैकिंग में आ जाओ, है ना, आप कोडिंग में आ जाओ। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हम दे रहे हैं लोगों को, ऐसे ऐसे एरियाज में ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हैं जहाँ पे इन कोर्सेज के नाम तक लोगों को पता नहीं है ना। तो ये प्रशिक्षित काम करके लोगों को जॉब देने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रशिक्षित नहीं रहोगे आपको जॉब मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात ऐसी है, कृषि के क्षेत्र में हम अनुसंधान करेंगे। अब मेन बात ऐसी है कि ये बोला जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो किसानों को 6,000 रुपए दे रही है। तो हमारा किसानों को ये बोलना है कि आपके अंदर में इतनी काबिलियत है कि आपको किसी के 6,000 की भीख लेने की जरूरत नहीं है, पर अब गवर्नमेंट देती है तो लोग लेते हैं। क्यों नहीं है? किसान की इतनी बड़ी ताकत है देश के अंदर में, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो किसान की तरफ से जाता है। शुगर फैक्ट्री में क्या चलता है? गन्ना चलता है। गन्ना अगर रॉ मटेरियल कौन देता है? किसान देता है, बराबर। तेल की कंपनियां हैं, तेल बनाती है, तो तेल के लिए रॉ मटेरियल क्या है? ऑयल सीड्स है। कौन लाता है? ऑयल सीड्स कौन लाता है? किसान लाता है। आप मुझे ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाओ कि जो किसानों से होके नहीं आता, बराबर है। आप इथेनॉल की बात करो, पेट्रोलियम पदार्थ में मिलाया जाता है। अभी नई स्कीम लाई है 20% इथेनॉल की, लेकिन वो इथेनॉल आता कहाँ से है? शुगर फैक्ट्री से ही आता है, तो वो किसानों के माध्यम से ही आ रहा है। आप इमेजिन करिए कि किसान को अगर 1 क्विंटल बोरे के रूप में वो पैकेजिंग करता है, ट्रक भर भर के मंडियों में लेके जाता है, मंडियों में जो दलाल बैठे हैं उन दलाल के दया पे वो जो भाव देगा उस भाव के ऊपर में हाथ गिड़गिड़ाते रहता है। वो अपना खून पसीने से सिंचाया हुआ जो माल है, जो प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो वहां पे लेके जाता है। वो बारिश में पड़ते रहता है, वहां पे कई बार सड़ता है, बारिश में उसको रखने के लिए जगह नहीं होती और कौड़ियों के दाम उसका मटेरियल लिया जाता है। तो मान के चलो कि अगर हम गेहूं की बात करते हैं, 15 रुपए किलो गेहूं किसानों से लिया जाता है, 3 रुपए पिसाई लगती है साहब, तो 18 रुपए में पिसा के मिलता है। और आज आप जाओ आटा लेने के लिए, आपको 70 रुपए किलो आटा मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि कोई XYZ व्यक्ति, कोई एक अंबानी बोलो, कोई एक अदानी बोलो, कोई एक पतंजलि का रामदेव बाबा बोलो, अगर वो तुम्हारे गेहूं लेके आटा पिसा के अगर कंपनियों में पन्नी में पैक करके 70 रुपए बेच सकता है, तो किसान का बेटा क्यों नहीं कर सकता है सारी चीजें? आज आप किसी भी मॉल में जाओ, किसी वॉलमार्ट में जाओ, किसी के छोटे से बिग बाजार में जाओ, वहां पे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना है, आपको अगर चना लेना है 1 किलो तो 80 रुपए में मिलेगा, 60 रुपए में मिलेगा। किसान से कितने रुपए में लिया जाता है? 15 रुपए में, 16 रुपए में, 18 रुपए में। तो हम ये बोलते हैं कि किसान के बेटे ने कंपनियों में जाके उधर मुंबई में, पुणे में, औरंगाबाद में कंपनियों में जाके गुलामी करने से अच्छा है अपने बाप ने जो कमाया हुआ संपत्ति है, वो जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सिर्फ वो अगर पन्नी में पैक भी करेगा, क्विंटल के नहीं 1 किलो के, तो भी 15 रुपए की चीज वो खुद 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में बेच पाएगा। तो उसको गवर्नमेंट के किसी 6,000 की जरूरत नहीं है। मुकुंद जी, आरोग्य के बारे में आपको क्या? आरोग्य जो हमारे 9 सूत्री कार्यक्रम में है, तो हम ये जानते हैं कि लोग डरे हुए हैं। अभी गांव भरी की बीमारियां आ रही है, कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां आ गई कि आदमी से बिछड़ गया था, आदमी देख के आदमी भाग जाता था, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारी आई है। हर दिन सर्दी खांसी से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां लोगों में है। लेकिन कोई भी बीमार आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। अगर किसी को सर्दी खांसी भी हो गई तो हम तो करोड़पतियों की बात ही नहीं करते, हम तो गरीब लोगों की बात करते हैं। तो गरीब आदमी डॉक्टर के पास जाने से डरता है, और डरता इसीलिए है कि डॉक्टर की फीस इतनी है कि उसको लगता है कि अगर हम डॉक्टर के कंसल्टेशन रूम में अगर गए और डॉक्टर ने अगर हमको हाथ लगा तो वो 700 रुपये मांगेगा हाथ लगाने, 1000 रुपये लगाएगा, या फिर दवा ऐसी लिख के देगा क्योंकि फार्मेसी उसकी रहती है, तो वो दवा हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है
अवॉइड करते हैं जितना हो सके। कितने लोग तो मर गए डॉक्टर के पास नहीं गए जाने की वजह से। तो लोग फार्मेसी में जाते हैं, फार्मेसी वाले को बोलते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और 10-5 रुपए की गोली लाके वो खा जाता है और अपनी दवाई करता है। तो इससे निजात पाने के लिए वो हमको तकलीफ पता है लोगों की, और इसलिए हम हर गांव कहते धर्मशाला, हर गांव में धर्मशाला रहेंगी, क्योंकि धर्मार्थ दवाखाने की हर गांव में धर्मार्थ दवाखाना रहेगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल रहेंगे, जिसके अंदर में जो बेरोजगार डॉक्टर है, डॉक्टर की लाइन लगी पड़ी है, छोटे छोटे कुंबे में, छोटे छोटे दुकान में, शटर के दुकान में लोगों के हॉस्पिटल चालू है। हम तो आह्वान करते हैं ऐसे डॉक्टर जिनके दवाखाने नहीं चलते, जिनको सुविधा नहीं है, जिनके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो खोल नहीं सकते, वो ऐसे डॉक्टर हमसे संपर्क करें। हर एक गाँव नुक्कड़ में हम धर्मदाय इस प्रकार के हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वो अपनी सेवा वहाँ पे दें, और लोगों की लाइन लगेंगी अगर आपका इलाज सही है, और बिल्कुल 50 रुपए के एक टिकट के अंदर में उनको अपना कंसल्टेशन मिल जाएगा। बहुत ही अभी जो जनरिक जो दवाई आए हैं उस दवा के अंदर में उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो हर गांव में हमारा धर्मार्थ दवाखाना भी रहेगा। लोखंडे जी, आपसे स्वास्थ्य, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण इस क्षेत्र में दिल खोल के सविस्तर बात में हुई। आप आए, हमें ये अपने एजेंडे से अवगत कराया, लेकिन आपका चिन्ह क्या होगा? चिन्ह क्या होगा, तो चिन्ह ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। हम क्योंकि बड़ी राजा पार्टी का काम कर रहे हैं, और हमकी खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पार्टी का जो चिन्ह हमने मांगा था इलेक्शन कमीशन को वही मिला, और चिन्ह है गन्ना किसान। क्योंकि हम किसान की बात करते हैं, अभी जिक्र हुआ शुगर फैक्ट्री और गन्ना का, तो गन्ना किसान हमारा चुनाव चिन्ह है। और मुझे लगता है लोग क्या क्या चिन्ह लेके भागते हैं इलेक्शन में, और हंसने जैसे चिन्ह मिलते हैं लोगों को। हमको एक बड़ा आशीर्वाद मिला इलेक्शन कमीशन से कि हमने जो मांगा था गन्ना किसान वो मिला, और वो गन्ना किसान हमको बिल्कुल रास्ता आएगा, और उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा, किसानों का आशीर्वाद मिलेगा, किसान मजदूर का आशीर्वाद मिलेगा, और जितने भी रामटेक के हमारे भाई बंधु है, मतदाता है, वो भारी मतों से गन्ना किसान के ऊपर में बटन दबा के जीता के लाने वाले हैं। रविंद्र जी, आपने जो बातें की इससे आपके इलेक्शन के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स की कार्यशाला पाठशाला इसकी तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। वैसे ही जो हमारे इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।